हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो ये वाली होगी हमारी क्लास नंबर 30, कौन सी है? हाँ, 39 क्लास नंबर होगी। और पिछली बार मैंने इंटर टेम्पोरल बजट आपका स्टार्ट करा दिया था और हमने देखा था कि कैसे आपका बजट कंस्ट्रेंट आपका आया था। ठीक है, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सेवर, और या अगर वो बायर हो। ठीक है, मतलब यहाँ पे आपने देखा था ना, अगर ये बजट कॉन्स्टेंट आया था किसमें, फ्यूचर वैल्यू में, और ये आया था आपको प्रेजेंट वैल्यू में। ठीक है, यहाँ तक कहानी क्लियर हो गई थी। 39 में मैंने कहा था कि एक न्यूमेरिकल करा दूंगा आपको ताकि कहानी और क्लियर हो जाए। तो आइए एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। u c1 c2 ले लेते हैं, फंक्शन ले लेते हैं आपका कौन सा, वही वेल बिहेव लेते हैं, c1 इंटू c2। और आपकी जो मनी इनकम है पीरियड 1 में वो 100 ले लेते हैं, जो पीरियड 2 में है वो है 121, आर आपका 10% है। और अब आपको कहता है कि कैलकुलेट द ऑप्टिमल चॉइस। तो अगर आपको याद हो, इसमें इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या आई थी, एम आर एस इक्वल टू मतलब मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इक्वल टू मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज, या वही प्राइस रेशियो यहाँ पे 1+r हो जाएगा, बस इतना सा डिफरेंस है। ठीक है, और आपने बजट लाइन का स्लोप भी निकाला था तो आपका 1+r आया था। ठीक है, स्लोप ऑफ जो बजट लाइन यहाँ पे निकालता तो 1+r आया था। तो ये आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं या निकाल के दिखा दीजिए, वो मार्क्स के ऊपर डिपेंड करता है क्वेश्चन के। ठीक है, और आपको पता ही है इसका क्या स्लोप होगा, इसका c1 c2 होगा। इसे आप डेरिवेट करके अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगी, कंडीशन क्या हो जाएगी, c2/c1 इज इक्वल टू 1+r। आर आपको बताइए क्या हो गई आपकी, ये हो गई आपकी इक्विलिब्रियम कंडीशन, सबसे पहली बात तो ये। ठीक है, और अब आपको क्या कहते हैं, जो आर है वो आपको बताइए कितना है, 10, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 0.1, तो ये आ जाएगा c2 इज इक्वल टू 1.1 c1। ठीक है, यहाँ तक कहानी क्लियर हो गई। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको बजट लाइन लेनी है, या तो प्रेजेंट वैल्यू में ले लीजिए या फ्यूचर में ले लीजिए। चलो प्रेजेंट में लेके देख लेता हूँ इस पर। तो ये क्या हो गई, c1 प्लस c2 1+r इज इक्वल टू m1 प्लस m2 अपॉन 1+r। ये हो गई आपकी बजट लाइन। अब यहाँ पे क्या कहते हैं, अपना वैल्यू डाल दीजिए, c1 प्लस c2 की जगह क्या डालेंगे 1.1 c1, और इसमें 1+r क्या हो जाएगा 1.1, ये हो जाएगा 100, m2 कितना है 121, 1+r कितना है ये 1.1 हो जाएगा। यहाँ से ये कट जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2c1। ठीक है, यहाँ तक कहानी क्लियर है। ये क्या कहते हैं, ये जाएगा आपका 110 में ये चले जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा कितना, 100 प्लस 110, 100 मतलब ये तो 100 हो गया, हाँ 110। ठीक है, यहाँ तक कहानी क्लियर। 2c1 इक्वल टू कितना आ गया 210, c1 आपका आ गया 105। और यहीं पे अगर c2 निकालना हो, c2 कितना आएगा 1.1 इंटू 105 विच इज इक्वल टू 115.5। ठीक है, कहानी क्लियर हो गई यहाँ तक। ठीक है, बस यहाँ पे इतना डिफरेंस हो जाता है। वो पहले क्या ले लेते हैं, एम आर एस इक्वल टू प्राइस रेशियो, एक तरीके से है तो वही, पर यहाँ पे एम आर ई लिख देना, मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, बस इतना सा डिफरेंस है, बाकी कहानी सबकी सेम चल रही होगी। आप देख पा रहे हैं दोनों के स्लोप इक्वल रख के आपका आंसर आ रहा है। कोई नहीं, दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं। यूटिलिटी फंक्शन क्या ले अब इसमें, u(c1c2 इज इक्वल टू 2c1 प्लस c2। ये कौन सा फंक्शन है आपका, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। और यहाँ पे आपको याद होगा कि कैसे इक्विलिब्रियम निकलता था आपका, जो है कंपेयर करके, स्लोप को कंपेयर करके। तो यहाँ पे एम आर एस कितना हो जाएगा, एम आर एस हो जाएगा आपका a/b, हाँ a/b हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, ये आपका 2 हो गया। ठीक है, अब देखते हैं कि भाई आपका एम आर ई कितना है, एम आर ई कितना है। अब यहाँ पे क्या कहते हैं, मैंने मतलब ये वाली कंडीशन सेम ले ली। ठीक है, यही कंडीशन है। तो यहाँ पे एम आर ई कितना हो जाएगा 1+r विच इज इक्वल टू 1.1। तो ये एम आर एस इज ग्रेटर देन एम आर ई, इसका मतलब क्या है कि कंज्यूम सारा x1 को ही कंज्यूम करेगा वो। ठीक है, तो c2 आपका क्या हो जाएगा 0, और c1 क्या हो जाएगा आपका m1 प्लस m2 अपॉन 1+r। ये हो जाएगा आपका 100 प्लस 121 अपॉन 1.1 विच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये पूरा का पूरा आ जाएगा ना, ये 210। तो ये 210 यहाँ पे आपका आंसर आ गया। तो अब जैसे हमने एंडोमेंट में पढ़ा था कि जैसे चेंजेस इन वेल, अगर उसके चेंज होने से आपका वेलफेयर में क्या चेंज होता है, ऐसे ही इसमें बहुत सारे केस बन जाएंगे। केस किस बात से बन जाएंगे मैं आपको दिखा देता हूँ, बहुत इजी है ये भी। ये क्या हो जाएगा, चेंजेस इन इंटरेस्ट रेट एंड वेलफेयर। तो मान लीजिए आपका जो है वो आपका आर जो है वो आपका बढ़ा है। ठीक है, या तो मतलब आर बीच में ले लेते हैं, आर बढ़ा है तो या तो वो इनिशियली बायर होगा, इनिशियली बोरोअर होगा, या इनिशियली सेलर होगा। ठीक है, वो ये पहले वहाँ पे क्या था बायर सेलर, यहाँ पे क्या आ जाएगा बस
बोरोवर और सेवर या लेंडर कह लीजिए, ठीक है। अब इसके नीचे क्या आएगा, मतलब या तो वो रिमेन सेम या स्विच करेगा, ठीक है। उसमें भी सेम था कि रिमेन बायर और स्विच टू सेलर, और यहाँ पे भी क्या कहते हैं, सेम हो जाएगा, रिमेन स्विच। अब यहाँ पे क्या क्या होगा कि बेटर ऑफ होगा, वर्स ऑफ होगा, तो वो हम देख लेते हैं। तो अगर वो यहाँ पे बोरोवर था इंटरेस्ट रेट बढ़ने के बाद, और उसके बाद इनिशियल बोरोवर था, और उसके बाद भी अगर वो बोरोवर रहता है, तो ये तो आप वैसे भी देख सकते हैं कि उस वो वर्स ऑफ हो रहा है, क्योंकि ROI बढ़ रहा है, उसे ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तो इसका मतलब वो वर्स ऑफ हो रहा है। इस केस में उसे स्विच कर लेना चाहिए। पर स्विच करने में भी क्या कहते हैं, आपके इसमें दो केस बन सकते हैं, बेटर और वर्स के। मैं पहले इसका बना देता हूँ, फर्स्ट इसका बना देता हूँ। ये हो गया आपका पहले नॉर्मल बजट लाइन ले लेते हैं, AB, ठीक है। फिर आपका क्या बढ़ा है, R बढ़ा है ना, और यहाँ पे क्या आता था आपका, जल्दी बताओ। ये था आपका कंजम्पशन इन पीरियड 1, ये था आपका कंजम्पशन इन पीरियड 2, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। फिर क्या हुआ कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया, जिसके कारण उसने प्रेजेंट कंजम्पशन जो है वो कम कर दी, और इस प्रकार से आपका वो पाइवट लग गया, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत। और ये आपका M मान लो, जहाँ से पाइवट होके गए, और ये आपका पहले यहाँ पे E1 ले लो, और फिर उसके बाद E2 कहाँ पे हुआ, अगर वो क्या कहते हैं जो है बोरोवर ही रहता है, तो M के इस साइड ही रहेगा। क्योंकि ये कैसे पता लगा मुझे, चलो ये यहाँ से बता देता हूँ। अगर आपका R गिरता है, या वैसे भी मैंने आपको पिछले क्लास में बताया भी था, यहाँ से ये जो M है, इससे पहले क्या होता है, M1, ये M1 M2 होता है, ठीक है। इससे पहले अगर यहाँ पे E1 आ रहा है तो ये लेंडर है, और यहाँ से अगर इससे बाद आ रहा है तो वो बोरोवर है, ठीक है। ये चीज़ मैंने समझा दी थी वो अच्छे से C1 C प्लस C2 करके, और वैसे भी नॉर्मली भी समझा दी थी, इक्वेशन के थ्रू भी समझा दी थी, ठीक है। आशा करता हूँ आपको याद होगा। तो यहाँ पे E2 आएगा, तो आप साफ साफ देख सकते हैं, जब उसने E1 पे था वो E2 ऑलरेडी अफोर्ड कर सकता था, ठीक है। तो वो उससे वर्स ऑफ हुआ है। IC भी देखेंगे, पीछे आगे क्या कहते हैं, वो पीछे गया है, तो इसका मतलब वो वर्स ऑफ हुआ है। ये आपका पहला केस हो गया। दूसरे केस में क्या हो सकता है कि वो स्विच कर रहा है। डायग्राम तो सेम ही बनेंगे, डायग्राम में सेम ही बना देता हूँ, ठीक है। ABCD, ये आपका M हो गया। तो ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका E1, और यहाँ पे हो गया आपका, यहाँ पे E2 आएगा, क्योंकि उसने स्विच कर लिया सेलर को, ठीक है। तो इस पॉइंट से इस साइड आएगा। तो अब यहाँ पे दो केस बन सकते हैं, या तो भाई वो बेटर ऑफ होगा या वर्स ऑफ होगा। ये कैसे पता लगेगा, अगर IC कुछ इस प्रकार से बन रहा है कि ऐसे इसके ऊपर से जा रहा है, ठीक है, पैरेलल, तो वो ऑब्वियसली बेटर ऑफ होगा। पर एक केस ये भी तो बन सकता है, एक सेकेंड दिखाता हूँ मैं, E2 E1, ठीक है। ये E1 ऐसे जा रहा है और ये ऐसे जा रहा है, ये भी तो केस बन सकता है। इसमें भी तो दिक्कत, मतलब इसमें भी तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे वो बेटर ऑफ भी हो सकता है, वर्स ऑफ भी हो सकता है, तो इस पे दो केस आ गए। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर रिमेन सेवर, इनिशियली सेवर था और रिमेन सेवर रहेगा, तो इसमें क्या होगा, बेटर ऑफ होने वाला है, क्योंकि R आपका बड़ा है और उसे ज़्यादा पैसे मिलेंगे, तो ऑब्वियसली वो क्या कहते हैं, बेटर ऑफ होगा। तो अगर यहीं से अगर मैं डायग्राम से अगर ऐसे बताऊँ, तो पहले वाला आपका क्या था, E1 किधर था, E1 तो यहीं पे इनिशियल सेवर था ना, हाँ, तो इनिशियल सेवर था, तो E1 आपका ये था AB, तो E1 आपकी इस बार M से इस साइड आएगी लेफ्ट में, तो E1 यहाँ पे ले लिया मैंने। E2 की अगर फिर भी सेवर रह रहा है या लेंडर रह रहा है, तो आपका E2 क्या कहते हैं, इस साइड आएगा, तो वो क्या हुआ है, बेटर ऑफ ही तो हुआ है, IC पे शिफ्ट हुआ है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फिर लास्ट केस आ जाता है स्विच टू सेलर, वो आपका इनकन्सिस्टेंसी वाला केस हो जाता है। दिखा देता हूँ कैसे, ये AB, ये आपका CD, ये आपके M हो जाती है। तो इनिशियली क्या था, इनिशियली था वही वो सेवर, तो यहाँ पे तो आपका E1 आ जाता है। उसके बाद क्या हो गया, वो स्विच टू बायर, तो यहाँ पे E2 आ जाता है। तो ये वाला केस जो है भैया, ये इनकन्सिस्टेंसी का केस है, इसमें हम नहीं बता सकते कि क्या होगा। तो दोस्तों दैट वाज ऑल फॉर दिस क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे स्लिट्स की कैसे आता है आपका इंटरटेम्पोरल चॉइस में। तो आशा करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, और बहुत 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 धन्यवाद इतने प्रेम, जोश और उत्साह के साथ इस लेक्चर को देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।